खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से। चंदौली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। दरअसल जब एसपी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में जाने की कोशिश कर रहे थे, इस दौरान पुलिस टीम ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद एसपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस टीम के बीच जमकर धक्का मुक्की की। झड़प के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण यादव ने डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह के साथ हाथापाई की और डिप्टी एसपी के सर में अपने सर से टक्कर भी मारी। हंगामा बरपा है। वर्दीधारी अफसर का सर फोड़ देने की कोशिशें हो रही हैं, नारेबाजी हो रही है। लाठियों की चटकने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। आक्रोशित चेहरे ऐसी आशंका पैदा करते हैं कि अब बवाल हुआ कि तब बवाल हुआ। पूरी तस्वीर गौर से देखिए। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं चंदौली के, और ये पुलिस वालों से जमकर भिड़े हैं। कभी वर्दी खींचते हैं, कभी सर टकराते हैं, कभी नारेबाजी करते हैं और कभी पुलिस वालों को धक्का देते हैं। पूरी तस्वीर शुरू से देखिए। कैसे पुलिस वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और कार्यकर्ता पुलिस वालों को धक्का मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बीच बीच में नारेबाजी के साथ साथ पुलिस से भिड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये कार्यकर्ता ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन योगी से मुलाकात के पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध का बिगुल तब फूंक दिया जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की। और उसके बाद ये कार्यकर्ता पुलिस वालों से ही भिड़ गए। मूव कर रहे थे और पुलिस ने बोला था कि आप शांतिपूर्वक अपना ज्ञापन वहीं पे खड़े होकर दे दीजिए। उनके द्वारा ज्ञापन नहीं दिया, मूवमेंट किया गया, तो पुलिस को रोकने की उनको कार्रवाई करनी थी, तो पुलिस ने अपनी फोर्स लगाते उनको रोका गया कि आप आगे मूव मत करिए। तो उसमें जो भी चीज हुई है उसकी जांच भी कराई जाएगी। उसमें जो विधिक कार्रवाई करनी है, जिनके द्वारा शरारत की है, उसकी तरफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। क्या जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो कार्यक्रम में लगाने का प्रयास कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन लोगों ने पुलिस के साथ बदसलूकी करी है? बिल्कुल, जो भी मतलब जो इसमें शांति को जिसने भी भंग किया उसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि कोई भी ऐसे प्रोग्राम के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहता है, उनकी खुद की सिक्योरिटी बहुत हाई पे रहती है। तो ऐसे कोई भी जिसके द्वारा भी बदमाशी की गई उस पर कार्रवाई होगी। तस्वीरें बताती हैं कि जो हंगामा हुआ इससे बचा जा सकता था। आज तक ब्यूरो। लखनऊ में पुलिस वालों का गुस्सा उन कैंडिडेट पर फूटा जो नौकरी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने कैंडिडेट्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अब इस पिटाई पर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। लखनऊ की सर्द शाम में सड़क पर पुलिस का शक्ति प्रदर्शन देखिए। पुलिस वाले नहीं लग रहे, लठायत लग रहे हैं, जो दौड़ा दौड़ा कर लाठी चला रहे हैं। किसी को पटक कर पीट रहे हैं, किसी की टांग तोड़े दे रहे हैं, किसी का कंधा उखाड़े दे रहे हैं, किसी का हाथ तोड़ देने के इरादे से लाठियां भाज रहे हैं। चलते हुए ट्रैफिक के बीच पुलिस ने नौकरी की मांग करने वाले शिक्षकों की पीठ को पायदान बना दिया है। इन तस्वीरों को जी भर कर देखिए, क्योंकि पुलिस की ऐसी बेदिली कभी कभार ही दिखती है। तो कानून की सारी धाराएं पुलिस वालों से दूर होकर दौड़ने लगी थी। लखनऊ की सड़कों पर गाड़ियों के शोर के बीच अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग भाग रहे थे और पुलिस वाले उन्हें पीट रहे थे। जो जहां तक भागा उसे वहां तक दौड़ा कर पीटा।
हुआ ये था कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कैंडिडेट कैंडल मार्च निकाल रहे थे। कैंडिडेट आरोप लगा रहे थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 22 से 23,000 सीटों पर आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। उनका कहना था कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग के कुल 18,598 सीटें थी, लेकिन उन्हें केवल 2,637 सीटों पर ही भर्ती दी गई। इसी बात का विरोध था, लेकिन पुलिस से कैंडिडेट्स की ठन गई और उसके बाद जो हुआ वो सामने है। इधर लाठीचार्ज हुआ तो सियासत भी सरपट दौड़ी। अखिलेश यादव ने करारा प्रहार किया। ये नफरत फैलाना चाहते हैं, लोगों को बंटवारा कर दे। अंग्रेज कैसे राज कर रहे थे? बांटो और राज करो। ये कहते हैं मारो और राज करो, डराओ और राज करो। ये नफरत पहले फैलाते हैं, फिर लोगों के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, तब ये वोट लेते हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी युवाओं की दुश्मन है, रोजगार की दुश्मन है। शुरू बना रहे थे, समाजवादी तो लैपटॉप दे रहे थे। आप बताइए, ये लोग हम लैपटॉप दे रहे थे, ये लाठी दे रहे हैं। यही फर्क है। इसलिए समाजवादी पार्टी सरकार में थी तो नई यूनिवर्सिटियां बन रही थी, नए कॉलेजेस बन रहे थे, नई तरह की पढ़ाई शुरू हो गई थी। साथ ही साथ अखिलेश ने ऐलान किया कि बीजेपी को यही युवा सबक सिखाएगा। टॉप बांटने वाले लोग नहीं है, ये लाठी मारने वाले लोग हैं। जितना इन्होंने अपमानित किया है उसी रफ्तार से वोट पड़ेगा, उसी जिम्मेदारी से वोट पड़ेगा। इनका सफाया भारतीय जनता पार्टी का होगा। अखिलेश ने तो उन कैंडिडेट से मुलाकात भी की जिन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, और अकेले अखिलेश ही नहीं, राहुल गांधी ने भी लाठीचार्ज के विरोध में ट्वीट किया। रोजगार मांगने वालों को यूपी सरकार ने लाठियां दी। जब बीजेपी वोट मांगने आए तो याद रखना। मायावती ने भी ट्वीट कर निशाना साधा। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती के पुराने और लंबित मामले को लेकर राजधानी लखनऊ कल रात शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालने वाले सैकड़ों युवाओं का पुलिस लाठीचार्ज करके घायल करना अति दुखद व निंदनीय। सरकार इसकी जायज मांगों पर तुरंत सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। बीएसपी की यही मांग है। अकेले विपक्षी ही इस लाठीचार्ज पर नहीं भड़के, बल्कि आजकल बीजेपी सरकार में खामियां गिनाने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी ट्वीट किया। ये बच्चे भी मां भारती के लाल हैं। इनकी बात मानना तो दूर, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस पर भी इनके ऊपर ये बर्बर लाठीचार्ज। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या ये आपके बच्चे होते तो इनके साथ यही व्यवहार होता? आपके पास रिक्तियां भी हैं और योग्य अभ्यर्थी भी, तो फिर भर्तियां क्यों नहीं? अब इस लाठीचार्ज पर सियासत गर्म, क्योंकि यूपी में चुनाव है और तनाव ही तनाव है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। लेह मनाली हाईवे पर मौजूद अटल सुरंग में हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। एक बेहद तेज रफ्तार बेकाबू कार सुरंग की अंदरूनी दीवार से टकरा गई। गनीमत रही कि कार ड्राइवर की जान बच गई। यह हादसा पीछे आ रही एक कार के वीडियो कैमरे में कैद हो गया। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का जबरदस्त दौर शुरू हो गया है। खासकर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फ की चादर बिछने लगी है। गुरेज, राजौरी, पुंछ और श्रीनगर में लगातार बर्फ गिर रही है। इसके चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं और ठंड भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक पूरे कश्मीर में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कश्मीर के 4 अलग अलग हिस्सों की। ये तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर आपको नजर आएगी। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि जबरदस्त बारिश और बर्फबारी वहां पर रहेगी और ठंड भी बढ़ गई है। देश में ओमिक्रॉन के केस बढ़ने से हड़कंप मचा हुआ है। अब कुल मामले 21 हो चुके हैं। सिर्फ एक दिन में कल 17 नए केस दर्ज किए गए। तो जिस बात का डर था, जिस बात की चिंता थी, क्योंकि लगातार एक्सपर्ट्स द्वारा कहा जा रहा था कि ये ज्यादा संक्रामक है, पुराने वेरिएंट्स के मुकाबले ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट ये ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा था। और देखते ही देखते पूरे देश में अब एक्टिव मामले जो है उसकी संख्या 21 हो चुकी है। दिल्ली में कल एक केस की पुष्टि हुई थी और 17 और मरीज ओमिक्रॉन के मिले हैं। सुबह 11 बजे टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की बैठक होनी है, जिस पर यह निर्णय लिया जाएगा कि अब आगे तीसरी डोज किस तरह से लगवाई जाए और बच्चों की वैक्सीन पर भी कोई निर्णय लिया जा सकता है।
ये समय है सावधान रहने का। ये समय है खुद को सुरक्षित रखने का। ये समय है पहले से ज्यादा सचेत रहने का, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता देश में कोरोना के नए वेरिएंट के केस बढ़ने लगे हैं। चिंता की बात यह है कि जयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 9 मरीज एक साथ मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटा परिवार कोविड पॉजिटिव था। उनके संपर्क में आए कुल 34 लोगों के सैंपल लिए गए। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने के बाद 9 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए। जयपुर के अलावा महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन की दहशत से हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र में एक ही दिन में 7 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8 केस हो गए हैं। इनमें एक शख्स फिनलैंड से लौटा था। महिला का भाई और उसकी 2 बेटियां भी संक्रमित हैं। नाइजीरिया से लौटी महिला और उसकी 2 बेटियां संक्रमित हुई हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए केस सामने आए हैं। 7 नए केस में 6 पिंपरी चिंचवड़ से आए हैं, जबकि एक केस पुणे से सामने आया है। इसके पहले दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस मिला था। बताया जा रहा है कि विदेश से आए 17 लोग दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती थे। इनमें से तंजानिया से आए शख्स में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। और अभी 17 पेशेंट्स हमारे पास पॉजिटिव हैं, RT-PCR या रैट दोनों मिला के, और बाकी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि सभी लोकनायक में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। ये जो पेशेंट्स है इसको हमने अलग रूम में रखा हुआ है पहले से ही, क्योंकि ये तंजानिया से था, अफ्रीकन कंट्रीज थे, तो हमने पहले से ही इसको अलग रूम दिया हुआ था। 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है, और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है, तो उसके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव हैं ओमिक्रॉन से। दिल्ली में पहला केस आने से चिंता बढ़नी लाजमी है, क्योंकि कोरोना का जो काल दिल्ली ने देखा है वो आज भी याद आता है तो सिहरन होती है। करीब 23 संदिग्ध हैं, उन्हें अब तक LNJP अस्पताल में भर्ती किया गया है। 40 बेड्स का एक वार्ड अलग से बनाया गया है। यहाँ पर स्पेशल टीम तैनात की गई है जो ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों का इलाज कर रही है, और साथ ही साथ से एक अलग टीम कोरोना के मरीजों का भी इलाज कर रही है। दिल्ली से पहले मुंबई में 33 साल का शख्स कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया था। मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र में एहतियात बढ़ा दी गई है। हालांकि जो युवक संक्रमित मिला उसमें लक्षण गंभीर नहीं है। ये शख्स दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से दुबई होते हुए मुंबई पहुंचा था। उसका जो ट्रीटमेंट है वहाँ कोविड केयर सेंटर में शुरू है। उनकी जो तबीयत है वो बहुत नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनको माइल्ड सिम्टम्स थे, माइल्ड बुखार था यानी माइल्ड टेम्परेचर था, लेकिन उनके कॉन्टैक्ट्स में जो भी लोग आए थे, जैसा कि हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो क्लोज लोग होते हैं घर के, और लो रिस्क कॉन्टैक्ट जो थोड़ी समय के लिए वह व्यक्ति कॉन्टैक्ट्स में आया होगा, उन सभी की जांच की गई है और वे सभी निगेटिव हैं, कोविड निगेटिव। एक के बाद एक राज्य ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता और सख्ती दोनों बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केस सामने आए थे। वहां नई पाबंदियां लगाई गई हैं। 500 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। ऑर्डर बनाया है कि 500 लोगों से ज्यादा किसी कार्यक्रम में जमा नहीं होना चाहिए। अभी स्कूल के जो भी बच्चों के माँ बाप रहते हैं उनके लिए 2 डबल डोज रहना चाहिए। फिर जो भी सरकारी के जो भी दफ्तर जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड हैव ए डबल डोज। ऐसे फिर बाद में क्या है, डिस्टेंस मेंटेन करना, ऐसा बोल के SOP बनाया है। ओमिक्रॉन पैर पसार रहा है। आपको बताते हैं कि कब इसकी एंट्री हुई। 2 दिसंबर को 2 केस, 5 दिसंबर को 5 केस। 2 दिसंबर को कर्नाटक में पहली बार ओमिक्रॉन वायरस के 2 मरीजों की पुष्टि हुई थी। ये दोनों मरीज दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु आए थे। इसके बाद 3 दिसंबर को गुजरात में ओमिक्रॉन से संक्रमित तीसरे मरीज की पहचान हुई। ये मरीज जिम्बाब्वे से जामनगर लौटा था। इसके बाद 4 तारीख को महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आ गया। ट्रैवल हिस्ट्री से पता चला कि यह मरीज केप टाउन से दुबई होते हुए मुंबई पहुंचा था। अब एहतियात के तौर पर सारे राज्य कदम उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आपको भी पहले से ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी हाल में
कोरोना के इस वेरिएंट को रोकने का यही जतन है कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और पूरे देश में इस वक्त कुल 21 मामले आ चुके हैं। वेरिएंट ने 40 देशों को अपनी चपेट में लिया है। गनीमत है कि अभी तक एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन रफ्तार ने WHO को हैरान कर दिया है। अगर कोरोना को काबू में नहीं किया गया तो अगले 2 महीने में आधा यूरोप इसकी चपेट में आने वाला है। वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पिछले 12 दिनों में दुनिया के 40 देशों में पहुंच चुका है। 24 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया था और अब तक इस वेरिएंट ने 40 देशों को चपेट में ले लिया है। दुनिया के नक्शे पर देखिए कि ओमिक्रॉन मरीज किस स्पीड से बढ़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में 183, बोत्सवाना में 19, ब्रिटेन में 32, नीदरलैंड में 16, ऑस्ट्रेलिया में 8, अमेरिका में 8, फ्रांस में 8, जर्मनी में 10, घाना में 33 और हांगकांग में 7 मरीज मिल चुके हैं, जबकि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 21 हो चुकी है। गनीमत है कि अभी तक एक भी मौत दर्ज नहीं की गई, लेकिन रफ्तार ने WHO को हैरान कर दिया है। अगर कोरोना को काबू में नहीं किया गया तो अगले 2 महीने में आधा यूरोप इसकी चपेट में आने वाला है, जबकि फ्रांस में 5वीं लहर की शुरुआत हो चुकी है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरन लोगों को सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। फ्रांस में कोरोना की स्पीड किस तरह बढ़ रही है, इसके आंकड़े आपके सामने हैं, जहां पिछले 3 दिनों में करीब 1.5 लाख नए केस आ चुके हैं। It's a matter of concern. We're reviewing the situation. We continue to vaccination, which the level is really high, but we switched to also to booster in the country, and protective measures are still enforced, and our authorities are very vigilant about the situation. फ्रांस में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है, लेकिन पड़ोसी देश जर्मनी में मास्क न पहनने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। जर्मनी की सड़कों पर लोग कोरोना की बंदिशों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इन लोगों को सरकार से इस बात की नाराजगी है कि मास्क पहनने की बंदिश खत्म की जाए। इसके लिए बर्लिन से लेकर फ्रैंकफर्ट तक हर जगह लोग विरोध कर रहे हैं। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि जर्मनी में रोजाना लगभग 50,000 केस आ रहे हैं। इसके बाद भी लोगों का ये रवैया हैरान करने वाला है। यूरोप में कोरोना के अलार्म के बावजूद लोगों का यह व्यवहार पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकता है। एक तरफ दक्षिण अफ्रीका से निकला ओमिक्रॉन वायरस एक संकट बना हुआ है। ऐसे में मास्क न पहनने वाली लापरवाही बड़े खतरे की आहट है। जब तक कई जगहों पे ज्यादा लोगों में कई देशों तक नहीं पहुंचता, तब तक उसका पता नहीं चलता है। जब वो बहुत जगह पहुंच जाता है, तब ये पता चला अच्छा ये तो एक नया वेरिएंट है जो कई लोगों में पाया जा रहा है, इसका मतलब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न या कुछ ऐसा है। तो ये बहुत ही, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी तक 40 देशों में पता है, तो 40 देशों में अगर है तो इसका मतलब किसी भी देश में एक आदमी के पास थोड़ी होगा, तो बहुत जगह पे होगा। और ये इन्फेक्शियस ज्यादा है, तो बहुत से शहरों में, हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में होगा ऑलरेडी, लेकिन हमको उससे डरने की जरूरत नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में नए वेरिएंट की वजह से एक दिन में ही ओमिक्रॉन के केस दोगुने हो रहे हैं। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में इस हफ्ते 52,000 से ज्यादा नए कोरोना केस दर्ज किए गए, जो पिछले हफ्ते से करीब 100 गुना ज्यादा हैं। नए वेरिएंट की वजह से ही भारत में तीसरी लहर की भी भविष्यवाणी की गई। Actually very highly transmissible. All of us remember Delta. So a virus that can have greater immune escape than Delta, break previous vaccinations or previous infection immunity better, and is also transmissible, is certainly capable of creating a wave of infections that you refer to when you talk about the third wave. However, if we are talking about a third wave of people not being able to get oxygen and beds and that kind of a third wave, I don't think that will happen if we take all the necessary precautions today. ओमिक्रॉन के तेजी से फैलते संक्रमण की वजह से पूरी दुनिया पर एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। अगर इस खतरे का सामना लापरवाही के साथ किया गया तो अंजाम भयानक हो सकते हैं। नए वेरिएंट पर दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक वैक्सीन ही नए वेरिएंट से बचा सकती है। आज तक ब्यूरो।
अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब ओमिक्रॉन वेरिएंट। कोरोना से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है, इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मजबूरी नहीं जरूरत समझे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर आ रहे हैं। शाम 5:30 बजे हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी। पुतिन के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होने हैं। In Russian, Staria Drugluche Novik Duvak means an old friend is better than two new friends. 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने भारत और रूस के रिश्तों का सार इन चंद शब्दों में बयान किया था। आज व्लादिमीर पुतिन भारत की ही सरजमी से पुरानी दोस्ती का यही जज्बा जताएंगे। आज दिल्ली में 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे हैदराबाद हाउस में वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के 2 साल बाद पुतिन पहली बार पीएम मोदी से मिलेंगे। रूस और भारत के संबंधों में हथियार सौदों की बड़ी अहमियत है। दशकों से भारत को हथियारों की आपूर्ति में रूस दुनिया में सबसे ऊपर रहा है। आज की मुलाकात का भी सबसे बड़ा आकर्षण दोनों देशों के बीच हथियारों की डील ही है। पहला आकर्षण है मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400। दोनों देशों के बीच इसका सौदा पहले ही तय हो चुका है। आज की बैठक में इसकी डिलीवरी की औपचारिकताओं पर मुहर लगेगी। दूसरा आकर्षण होगा AK-203 राइफल, जिसके सौदे पर आज दोनों देश दस्तखत करेंगे। रूस के साथ पीएम मोदी आज करीब 7.5 लाख AK-203 राइफल की डील करेंगे। ये राइफल मेक इन इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश में बनाई जाएंगी। शुरुआती 70,000 राइफल के पुर्जे रूस में बने होंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद बाकी की राइफल 10 सालों में भारत में ही बनाई जाएंगी। हमारे साथ जो टेक्नोलॉजी का शेयर किया है वो अन्य किसी देश ने नहीं किया है उस हद तक। न्यूक्लियर सबमरीन हम इनकी चला रहे हैं लीज पे लेकर। हमारे सारे रॉकेट्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसमें भारत विश्व के उच्चतम देशों में है, उसमें भी इनके साथ सहयोग मिला था। अब ये हमारे हथियार बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। पुतिन भारत में कम ही वक्त बिताएंगे। इस साल वो सिर्फ दूसरी बार विदेश यात्रा पर निकले हैं। दुनिया भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते नेताओं की यात्राएं या तो रद्द हो रही हैं या तारीखें बदली जा रही हैं। ऐसे वक्त में पुतिन का भारत दौरा न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा संदेश है कि दोनों देशों की एक दूसरे के लिए क्या अहमियत है। आज की मुलाकात के बाद दोनों नेता साझा बयान भी जारी करेंगे। इस पर भी दुनिया भर की निगाह होगी। Well, number one could expect a very sizable, a formidable political document statement, really formidable. It would cover the whole gamut of our times, beginning with the global dimension of it, like United Nations, reviving commitment to the central role of this organization in global affairs, then regional issues. Afghanistan included, naturally, this is a matter of our common concern. चीन के अलावा पाकिस्तान के साथ भी रूस की गहरी होती नजदीकियों को लेकर भारत में कुछ वक्त से लगातार चिंता जताई जा रही है। ऐसे में पुतिन का आज का दौरा दोस्ती के पुराने दौर को ताजा हवा देने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।